हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों से वीडियोज नहीं आ रही थी, कुछ जरूरी काम था जिसके कारण से वीडियोज नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा और नए साल में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी हमने प्लान कर रखा है कि किस प्रकार से आपका जो वीडियो है वो पूरे तरह से अब कंटिन्यू आएगा और आपके सामने आकर के हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे कि एसएससी घटना चक्र को हमने स्टार्ट किया है और उसे पहले हम कवर करेंगे और उसके बाद थ्योरेटिकल क्लास, करंट अफेयर्स, जीएस को कंप्लीट कैसे बैचेज आएंगी, क्या क्लास होगा, किस तरह से क्लास होगा, इसके लिए हम आपको एक शेड्यूल देंगे और उसी शेड्यूल पर आप लोगों को रिकॉर्डेड या फिर लाइव वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक क्लास होगा जिसमें हम आपको पूरा का पूरा एक शेड्यूल बताएंगे और 2023 में जो हमारा एक नारा होगा कि 2023 में सिलेक्शन पक्का। आपको ये भी पता होगा कि आने वाले समय में 2023 में एसएससी ने भी कैलेंडर जारी कर रखा है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो बस आपको, अगर आप परीक्षा हॉल 24/7 पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जहां से प्रश्नों का सिलसिला को बंद करा था, जहां से हमने खत्म किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आज हम यहां पर साइंस के सेक्शन को सबसे पहले धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो बायोलॉजी का आज हमारा ये पहला क्लास है और बहुत अच्छे से केवल आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ों को देखना है, एक्सप्लेनेशन को देखना है और उसके बाद जो है चीज़ों को आपके दिमाग में यहीं पर सेट हो जाएगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न यहां पर यह है, कहा जा रहा है कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी जो है वो किसका अध्ययन करता है। क्या कह रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, जूलॉजी किसका स्टडी करता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आप लोगों को थोड़ा टाइम भी देंगे कि आप लोग खुद से, जब यहां पर हम प्रश्न को करवाएंगे तो आप लोग खुद से आंसर भी कमेंट बॉक्स में भी करेंगे या फिर अपना एक कॉपी लेंगे, वहां पर आंसर भी करेंगे। तो एक बार आप पूरा पढ़ेंगे कि जूलॉजी जो है किसका स्टडी करता है, ओनली लाइव एनिमल्स का, लिविंग प्लांट्स का, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स का, लिविंग नेक्टार ऑफ बोथ प्लांट। तो ये बताइए कि केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या फिर ऑप्शन डी। तो यहां पर जो इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है कि जूलॉजी जो है ये स्टडी करता है जीवित व मृत दोनों का। किसका? जीवित व मृत दोनों जानवरों का जूलॉजी स्टडी करता है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या? थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और एमसीक्यू के माध्यम से भी हम पूरा का पूरा चीजों को यहां कवर कर लेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप जानते हैं ये होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। किससे बना है? बायोस प्लस लोगोस। बायोस जो होता है इसका मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब क्या होता है, यहां इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी कि जीवन का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें बायोलॉजी की, ठीक है, तो बायोलॉजी के शब्द को सबसे पहले, जो बायोलॉजी के बारे में आज जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस शब्द के बारे में सबसे पहले, आज जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इस शब्द के बारे में सबसे पहले किसने चर्चा करा था, तो उसके बारे में भी याद रख लीजिएगा लगे हाथों। एक साइंटिस्ट हैं लेमार्क। ठीक है, याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, साइंटिस्ट हैं लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, बायोलॉजी शब्द के बारे में हमें सबसे पहले बताया गया था। ठीक है, अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के फादर, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन यहां से आपका रिवीजन होगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है ये अरस्तु साहब को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरस्तु साहब को कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के दो ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के दो ब्रांचेज, एक तो हम पढ़ते हैं जिसमें जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी, और एक आपका होता है बॉटनी। क्या होता है?
जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। अगर बॉटनी को हिंदी में हम कहें, ठीक है, हमारी भाषा में, तो बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और अब जूलॉजी को कहा जाता है भाई साहब जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब यहां नाम से ही पता चल रहा है जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें कि जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के अंदर याद रखिएगा, इस जूलॉजी के अंदर हम डेड और लिविंग दोनों टाइप के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। डेड और लिविंग दोनों टाइप के जंतुओं का इसमें अध्ययन करा जाता है। और जूलॉजी के बारे में याद रखिएगा, जूलॉजी का जो फादर है, इन्हें भी जूलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है जिनको बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी कि अरस्तु। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु साहब ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर इन्होंने स्टडी करा था। अरस्तु साहब ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर इन्होंने स्टडी करा था और एक बुक इन्होंने लिखा, ठीक है, एक बुक इनका है जो कि आप जानते होंगे, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इन्हीं कारण से अरस्तु साहब को जंतु विज्ञान का भी क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। अच्छा, बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के फादर, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी तो अरस्तु साहब का ही फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई साहब? फादर ऑफ बॉटनी तो अरस्तु साहब के ही जो शिष्य हैं, एक हैं आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। और क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अरस्तु साहब का जो शिष्य है थियोफ्रेस्टस, उन्होंने लगभग 500 प्लांट्स पर स्टडी करा और एक बुक इन्होंने भी लिख डाला, ठीक है, गुरु गुरु रह गया और चेला चेला, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। और इनके कारण फादर ऑफ बॉटनी का जो संज्ञा है जो दिया गया किनको? तो ये थियोफ्रेस्टस साहब को दिया गया। तो जूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जंतु डेड हो या फिर लिविंग हो, उसका अध्ययन करा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा गया? तो अरस्तु साहब को कहा गया। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा गया? अरस्तु साहब को कहा गया। और बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर यानी कि अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द के बारे में हमें सबसे पहले बताया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक है। किसे किन्होंने बताया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक। इतना अगर आपको जानकारी हो गई तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों की रानी, बहारों की मलिका, क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस बात की जानकारी है या फिर नहीं? तो देखिए, यहां पर लिखा जा रहा है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलियोनोलॉजी। तो बताइए कि जो ये फूलों का अध्ययन किसे कहा जाता है? आप जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपका लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अटेंड करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये जो आप एंथोलॉजी देख रहे हैं भाई साहब, एंथोलॉजी जो है यही आपका क्या है? फूलों का अध्ययन। क्या? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का अध्ययन, ये आपका एंथोलॉजी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी। क्या आपको यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी दिखाई दे रहा है? तो याद रखिएगा, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एग्रोस्टोज। क्या कहा जाता है? एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहा जाता है एग्रोस्टोज, और इसका मतलब होता है ग्रास। क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रास। यानी कि देखिए, लोगोस का मतलब हमने आपको बताया था स्टडी, और एग्रोस्टोस जो है ये क्या है? ग्रास है। तो लोगो क्या किसका अध्ययन करना पड़ेगा इस एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत? तो याद रखिएगा, घासों के अध्ययन को, ग्रास के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो घासों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी, ये भी याद रख लीजिएगा लगे हाथों। फूलों के अध्ययन तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर देखिए, ये फ्रेनोलॉजी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रेनोलॉजी। अब याद रखिएगा कि ब्रेन में कि बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं,
ब्रेन एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, इसका स्टडी याद रखिएगा ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स और उसके इनएक्टिविटी और एक्टिविटी की जानकारी, इनएक्टिविटी और एक्टिविटी का जो स्टडी है वो हम फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक तो फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी में क्या है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स या फिर ब्रेन की एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का स्टडी फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन करा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन करा जाता है, और ये जो पैलियोंटोलॉजी है, ठीक है, ये पैलियोंटोलॉजी नहीं, देखिए एक होता है पैलियोंटोलॉजी, एक होता है पेलिनोलॉजी। तो यहाँ हिंदी में हो गया है पैलिनोलॉजी और अंग्रेजी में हो गया है पैलियोंटोलॉजी, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। पैलियोंटोलॉजी की अगर बात करें तो ये होता है जंतु के जो जीवाश्म होते हैं, जो एनिमल के फॉसिल्स होते हैं, याद रखिएगा, जो एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उस पर स्टडी जो किया जाता है वो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी में जंतु जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी यहाँ हिंदी और इंग्लिश अलग अलग हो गया, इसीलिए मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जंतुओं के जीवाश्म का जो अध्ययन है, एनिमल फॉसिल्स का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। और यहाँ पर जो पैलिनोलॉजी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो ये पैलिनोलॉजी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसका, पराग कणों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं भाई साहब। क्या मामला सेट है तो बोलिएगा यस, ठीक है, मामला सेट है तो बोलिएगा यस। और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो, इस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पराग कणों का अध्ययन, पॉलेन्स का जो स्टडी है वो करा जाता है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों यानी कि इंसेक्ट्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, बताइए। ये होगा यहाँ पर इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। तो ये क्या है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो जवाब दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और एक आपका होता है मेलेकोलॉजी, ठीक है, मेलेकोलॉजी। तो आप बताएंगे इसके बारे में, हम एक एक करके इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अभी तक जवाब दे चुके होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो ये एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, कीटों का अध्ययन करा जाता है, स्टडी ऑफ, और हमारे साथ ही साथ आपको याद भी करना है, ठीक है, हमारे साथ ही साथ आपको याद भी करना है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीटों का अध्ययन जो है हम करते हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए पैरासिटोलॉजी लिखा है, पैरासिटोलॉजी। अब देखिए, आप लोग ये भी जानते होंगे पैरासाइट्स के बारे में, क्या आप लोग को पता है पैरासाइट्स क्या होता है, परजीवी क्या होता है। तो परजीवी होता है वो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दे, ठीक है, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दे। तो जो पैरासाइट्स होता है वो अपने भोजन के लिए एक तो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है और दूसरे पर डिपेंडेंट रहने के बाद उसी को हानि पहुंचाता है, तो वो पैरासाइट्स कहलाता है। हम इसके बारे में थ्योरी क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का जितना ज़्यादा कमेंट होगा कि सर थ्योरी क्लास लाइए, तो थ्योरी क्लास भी चलाया जाएगा, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हर कुछ का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये अगर बात करें पैरासिटोलॉजी की, तो जो पैरासाइट्स होते हैं, जो परजीवी होते हैं, स्टडी ऑफ, ठीक है, आप लिखते भी जाइएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, आप अगर एसएससी, जेएसएससी इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका लिखा गया है इक्थियोलॉजी, क्या लिखा गया है, इक्थियोलॉजी। अब इस इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं भाई साहब, इस इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो देखिए मछलियों को आप देखते हैं, तो मछलियों का जो कार्यकी है, मछलियों का जो फंक्शनैलिटी है कि वो कैसे काम करता है, वो कार्य कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मछलियों के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनल, मछलियों के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो स्टडी करी जाती है इसी इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करी जाती है। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन,
किसकी? स्ट्रक्चर और फंक्शन किसकी? तो फिश की, फिशों की, मछलियों की, फिशेस की स्टडी जो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत कर दी जाती है, जिसके अंतर्गत इक्थियोलॉजी के अंतर्गत कर दी जाती है। अच्छा, हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। तो यहां पर एक बैठा हुआ है भाई साहब मैलेकोलॉजी, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर लेंगे? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए ये जो मैलेकोलॉजी है, ठीक है, ये मैलेकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। आपको पता होगा, हम आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ाएंगे तो वहां हम पढ़ाएंगे कि मोलस्का संघ के अंतर्गत, ठीक है, जो एनिमल किंगडम में हम ये पढ़ाएंगे कि एक आपका मोलस्का फाइलम के ग्रुप के जीव होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मोलस्का जीव, मोलस्का के अंदर जो जीव होते हैं, मोलस्का संघ में जो जीव पाए जाते हैं, मोलस्का संघ में जो जीव पाए जाते हैं, जैसे कि सीपी है, घोंगा है, ऑक्टोपस है, तो ये सब जो जीव हैं जो कि मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में स्टडी, ठीक है, इसी मैलेकोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। मोलस्का, और मोलस्का आपको पता होगा कि मोलस्का जो होता है ना, एक कवच युक्त शरीर होता है। जैसे घोंगा आप देख लीजिए, सीपी देख लीजिए, गांव समाज में सितुआ जो होता है वो देखते होंगे, ठीक है, लोग जाकर के चुनता था पहले। तो उन सब की स्टडी और उसके ऊपर जो कवर होता है, जो उसके ऊपर कवच होता है, उसकी स्टडी भी मैलेकोलॉजी के अंतर्गत ही करी जाती है। तो हो गया इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलेकोलॉजी। तो देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे चीज आपको मिल रहे हैं, तो बस आपको ये नहीं समझना है, ये एक एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी यानी कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं? हमने अभी आपको बताया था पैलियोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, हमने बताया था ना, पैलियंटोलॉजी और पैलियोबायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए ये जो जंतु जीवाश्म है, एनिमल फॉसिल है भाई साहब, ये एनिमल फॉसिल का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम अध्ययन करते हैं पैलियंटो, याद रखिएगा, पैलियंटोलॉजी, ठीक है, पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इस एनिमल फॉसिल, या फिर इसी को हम पैलियंटो बायोलॉजी भी कह देते हैं, ठीक है, पैलियंटो बायोलॉजी। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम एनिमल फॉसिल का अध्ययन नहीं करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम जो है किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। बस आपको ये याद रख लेना है, क्या? प्लांट फॉसिल्स। देखिए फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है? तो लाखों अरबों करोड़ों साल से, लाखों अरबों करोड़ों साल से साल बाद जो धरती के अंदर कुछ प्लांट्स दब जाते होंगे और उनका जो जीवाश्म है उसको निकाल करके उसकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं, पैलियो वनस्पति, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। क्या करते हैं? पैलियो बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ तो जंतु जीवाश्म है तो इसका तो अध्ययन करते नहीं है, शैवालों का अध्ययन नहीं करते, फफूंदी का नहीं करते, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु जीवाश्म का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? पैलियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए यहाँ शैवाल है, बताइए आप लोग, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है। और ये जो फफूंदी है, जो फंगस, जिसे फंगस कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि फंगस का अध्ययन जो है, जो फफूंदी का अध्ययन जो है, फंगस का अध्ययन है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रख लीजिएगा, जो फंगस होता है, जो कवक होता है, जो फफूंदी टाइप का होता है, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन, ठीक है, याद रख लीजिएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बस आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। हर जगह आप लोग को बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सिल्क वर्म रियरिंग इज कॉल्ड। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर, या फिर कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, रेशम कीट पालन को कहा जाता है आपका सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म रियरिंग, भैया
सिल्क वर्म रियरिंग को जो है वो सिल्क वर्म रियरिंग सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं कि रेशम कीट का पालन कैसे किया जाए, उसका व्यापार कैसे किया जाए, रेशम के लार्वा प्यूपा ये सब का जो है वहां पर सारा स्टडी करा जाता है ये सेरीकल्चर के अंतर्गत। अब देखिए ये एपीकल्चर दिख रहा है, एपीकल्चर, तो लगे हाथों इसकी भी बात कर ली जाए, चलिए कर लेते हैं, लगे हाथों इसकी भी बात कर ली जाए। तो आपको बता दें एक ग्रीक वर्ड है, क्या, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एपीज। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एपीज कहते हैं, और एपीज का मतलब होता है बीज। क्या होता है, एपीज का मतलब होता है हनी बी, ठीक है, हनी बी, हनी बी यानी कि शहद के लिए जो मधुमक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, तो याद रखिएगा इस एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, तो यही हनी बी यानी कि मधुमक्खियों का, मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो याद रखिएगा मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किसको कहा जाता है, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये हॉर्टिकल्चर क्या है भाई साहब, हॉर्टिकल्चर क्या है, तो देखिए हॉर्टिकल्चर जो है ये आपका क्या है, तो एक एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर या कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर हम बाग बगीचा बागवानी का अध्ययन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, बागवानी को रखेंगे, किसको, बागवानी को रखेंगे, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रख लेते हैं। चलिए हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम किसको रख लिए, बागवानी को रख लिए, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए फ्लोरिकल्चर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, फ्लोरिकल्चर लिखा गया है। अब देखिए फ्लोरी का मतलब नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर की अध्ययन, तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था एंथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लोरिकल्चर है, तो जो सजाने वाला जो पौधा जो फूल आता है ना, तो याद रखिएगा सजावट वाले, किसका, सजावट वाले, सजावट वाले फूलों का अध्ययन, सजावट वाले फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, सजावट वाले फूलों का अध्ययन जो है ये किसके अंतर्गत करा जाता है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करा जाता है, ठीक है। बिल्कुल यहां तक मामला सेट है। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखिए कहा जा रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, सजावट वाले पौधे, सजावट वाले जो फूल होते हैं उसके अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को करा जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा बताइए आप लोग, फ्लोरिकल्चर है, पोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, ओलेरीकल्चर है, बताएंगे। अभी हमने देख लिया फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, तो ये होगा नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत तो ये होगा नहीं, इसको तो गलत बोल दीजिए। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत तो फूलों का, सजावट वाले फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करा जाता है भैया। पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या करा जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हमें पूछा कुछ और जा रहा है और पोमोलॉजी कुछ और है, तो ये नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर, अभी हमने कहा कि हॉर्टिकल्चर में आप किसको रख देंगे, हॉर्टिकल्चर में आप रख देंगे बागवानी को, किसको रख देंगे, हॉर्टिकल्चर में बागवानी को रख देंगे, रख दीजिए। तो ये बचा ना एक क्या बचा, लास्ट वाला बचा ओलेरीकल्चर, लास्ट वाला क्या बचा है, ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम रखते हैं सब्जियों के, सब्जी वाले क्या कहा जा रहा है, सब्जी के लिए काम आने वाले, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फ्लोरिकल्चर देख लिया हमने, पोमोलॉजी देख लिया, हॉर्टिकल्चर देख लिया, सही जवाब है ओलेरीकल्चर। सही जवाब क्या है, ओलेरीकल्चर। याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं विटीकल्चर। अब इतना हम नहीं देखने वाले, क्या पूछा जा रहा है, विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन करा जाता है। अंगूर से अगर संबंधित कोई कृषि है तो वो क्या है, विटीकल्चर है। क्या है, विटीकल्चर है। क्या, विटीकल्चर है। अच्छा अभी हमने देखा था सिल्क वर्म, सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, अभी देखा था, तो रिवाइज कर ही लीजिए लगो हाथों, सेरीकल्चर कहा जाता है। और एक सवाल यहां से हर एक एग्जाम में रहता है, एक सवाल हर एक एग्जाम में रहता है, कल्चर, लॉजी, इन सब से, ठीक है। चलिए अर्थवर्म,
केचुआ का अध्ययन किस बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत केचुआ का अध्ययन करा जाता है? तो लिख लीजिए वर्मी कल्चर, साथ ही साथ लिख लीजिएगा। और केचुआ को किसानों का दुश्मन कहा जाता है या फिर केचुआ को किसानों का दुश्मन कहा जाता है या फिर दोस्त, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। और हनी बी का अध्ययन किसके अंतर्गत? तो एपी कल्चर के अंतर्गत करा जाता है, ठीक है, एपी कल्चर के अंतर्गत करा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी शिशुओं के अध्ययन से, विमेन्स के अध्ययन से, या फिर स्किन कंडीशन के अध्ययन से, या फिर ओल्ड लोगों के, वृद्ध जो एजेड हो गए हैं, वृद्धावस्था के अध्ययन से। तो याद रख लीजिएगा, जेरोंटोलॉजी का अध्ययन जो है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धावस्था से संबंधित लोगों की अध्ययन करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं इस जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे, अगर आपको इसका पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा हॉल्ट (24/7) कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। और आगे भी आने वाले समय में जब थ्योरी क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है, और वो भी रेगुलर तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। और आने वाले समय में जो एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, आने वाले समय में जेएसएससी वगैरह का जो कैलेंडर आप लोग जानते हैं कि होने वाला ही है एग्जाम, तो उसके लिए क्या होगा, अभी से हम लोग को तैयारी करना होगा। और बहुत अभी टाइम है हमारे पास, अच्छे से टाइम है, तो धीरे धीरे करके कंटिन्यू करके कवर करेंगे सब कुछ। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर देखिए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, बताइए। चलिए एक मिनट, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है बताएंगे आप लोग। ये क्या हो गया, वो जो स्लाइड था वो किसी कारण से डिलीट हो गया, तो हम देख लेंगे। लेकिन जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन होता है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन होता है। जेनेटिक ये तो पता होगा ना, अनुवांशिकता और वेरिएंस वगैरह का अध्ययन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, क्या कहा जा रहा है? वृद्धावस्था काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? तो जैसे ही आप लोग वृद्धावस्था देखिएगा, ठीक है, जैसे ही आप लोग वृद्धावस्था देखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि वृद्धावस्था बोल रहा है, हम कहेंगे जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था बोल रहा है, ओल्ड एज बोल रहा है, ओल्ड मैन बोल रहा है, हम बोलेंगे जेरोंटोलॉजी। हम और कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे जेरोंटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ऑन्कोलॉजी क्या है। आप तो बता दिए जेरोंटोलॉजी, लेकिन ये ऑन्कोलॉजी क्या है? तो याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो ट्यूमर होता है और जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसका स्टडी, याद रखिएगा, कैंसर बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर और ट्यूमरस, जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसके अध्ययन, उसका जो अध्ययन है वो इसी ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है, ठीक है, वो इसी ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। तो याद रखिएगा, कैंसर और जो ट्यूमर है इसका स्टडी है, ये ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। जेरोंटोलॉजी तो हमने देख लिया, तो जेरोंटोलॉजी हो गया और आपका क्या बोलते हैं कि ऑन्कोलॉजी हो गया, ठीक है, जेरोंटोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो टेरोटोलॉजी है, ठीक है, ये जो टेरोटोलॉजी है, अब देखिए आपको पता होगा कि हम लोग पहले छोटे से छुटकू पुचकू बच्चे थे, इत्तू सा, अब उससे क्या होता है, हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे साइज में बढ़ोतरी हो रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखेंगे कि ग्रोथ में रुकावट आती है। बहुत सारे लोगों का शरीर बहुत लंबा चौड़ा, तो बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा पतला हो जाता है। तो ये शरीर में आखिर ग्रोथ में रुकावट आखिर आती क्यों है? आखिर कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण कि शरीर के ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में रुकावटें आती हैं? उसकी स्टडी हम टेरोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी हम टेरोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो याद रखिएगा, बॉडी ग्रोथ में जो कुछ हर्डल्स आती हैं, ठीक है, जो कुछ हर्डल्स आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, उसका स्टडी हम इसी टेरोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ऑर्निथोलॉजी है,
ठीक है। ऑर्निथोलॉजी है, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स किसके अंतर्गत करते हैं? इसी ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है पैडोलॉजी निम्न में से किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पैडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पैडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज, एटमॉस्फेयर, सॉइल, पॉल्यूशन, सीड। जल्दी से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो हमको पता है कि पैडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं, सॉइल का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करा जाता है? मृदा, सॉइल का अध्ययन करा जाता है। तो हमारा जवाब क्या होगा कि सॉइल का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अच्छा, ये सीड कहा जा रहा है कि बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्पर्मोलॉजी। किसका? स्पर्मोलॉजी जो है इसके अंदर हम सीड्स यानी कि बीजों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम सीड यानी कि बीजों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका एक दो और लॉजी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपने सुना होगा सर्पेंटोलॉजी। आपने सुना है कि नहीं? ठीक है, अगर नहीं भी सुना है तो आप सुन लीजिए, सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि सर्प वगैरह का अध्ययन करते हैं। किसका? सर्प, स्पेशली स्नेक्स वगैरह का, जो सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है, ठीक है। सांप वगैरह का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और एक आप सुनते होंगे हर्पेटोलॉजी, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिमाग में रख लीजिएगा। क्या ही है, सुन ही रहे हैं। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम एम्फीबियंस, भैया एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं। याद रखिएगा उभयचरों की स्टडी जो है, उभयचरों एम्फीबियंस की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? हर्पेटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत रेप्टाइल्स का अध्ययन, सरीसृप सांपों का अध्ययन करते हैं। सीड्स की स्टडी स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत, और सॉइल की स्टडी पैडोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। सॉइल की स्टडी पैडोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, कोई जीव नहीं था, तो बताइए सबसे पहले कौन आया? तो जब हम आपको थ्योरी क्लास हम आपका लेंगे बायोलॉजी को पूरा डिटेल में लिख करके, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों के लिए एक सरप्राइज क्लास हम लेकर के आने वाले हैं कि आप लोगों का क्लास कैसे चलेगा। और ये एक न्यू ईयर ऑफर होगा, न्यू ईयर जो आप लोगों का नए साल का सौगात होगा, और पूरा जो जीएस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। क्लासेस कैसे आएंगी, क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, और रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादातर आप लोगों को मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एक कॉपी हम जितना बोलेंगे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, तो क्या है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि जो मोनेरा के अंतर्गत, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सारे एक कोशिकीय जीव यानी कि सारे बैक्टीरिया को रख दिया गया है। किसको? सारे बैक्टीरिया को रख दिया गया है। जितने भी जीवाणु हैं उसको मोनेरा के अंतर्गत रख दिया गया है। और इसी में एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसी किंगडम में एक साइनोबैक्टीरिया होता है भैया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को, इसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि अंग्रेजों की भाषा में तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, लेकिन अपने देसी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल। लिख लेंगे, नील हरित शैवाल। अच्छा, नील हरित शैवाल ही है, कहा जाता है कि नील हरित शैवाल ही है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया है। नील हरित शैवाल है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया है। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सारे बैक्टीरियाज को रख दिया गया, और उसी में है आपका साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित, और सबसे पहले यही आता है, ठीक है। अच्छा,
कवकों का ये जो फंगस है इसके स्टडी को हमने अभी बताया। आगे चलकर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो एक फंगजाई जो है, फंजाई यानी कि कवक किंगडम ही है अलग से, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कवकों को हम पढ़ते हैं, फंगस को पढ़ते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत ये अमीबा देख रहे हैं आप। ठीक है, अमीबा, तो ये हम जब पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये सब। अच्छा, यहाँ पर युगलीना जो है, युगलीना के बारे में एक बात ये याद रखिएगा कि युगलीना को प्लांट यानी कि पादप और जंतु यानी कि एनिमल, पादप यानी कि प्लांट, इसके बीच का लिंक कहा जाता है, इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको? युगलीना को। तो याद रखिएगा, युगलीना पादप जगत और जंतु जगत, युगलीना पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है। तो युगलीना पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आप लोगों को यह पता भी होगा कि जैव विकासवाद या फिर विकासवाद को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कुछ मत दिए गए हैं कि कैसे प्रकृति में किस प्रकार से विकास हुआ, क्रमिक तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से कैसे कैसे विकास हुआ। तो इसमें हम लोग 3 साइंटिस्ट को पढ़ते हैं। एक तो लैमार्क के द्वारा सबसे पहले जैव विकास का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद डार्विन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद यानी कि ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया म्यूटेशन थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि डार्विन के द्वारा, ठीक है, डार्विन के द्वारा आप लोग क्या जानते होंगे, डार्विन के द्वारा जैव विकास को लेकर के सिद्धांत दिया जाता है विकासवाद। क्या दिया जाता है? विकासवाद। याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि प्रकृति का विकास कैसे हुआ, तो प्रकृति का विकास जो है क्रमिक तरीके से हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेस के साथ हुआ है, धीरे धीरे करके विकास हुआ है। और डार्विन के द्वारा जो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, उसको डार्विनिज्म कहा जाता है, यानी कि डार्विनवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डार्विनवाद कहा जाता है। ठीक है, डार्विनवाद कहा जाता है। और ये यहां पर डार्विन के द्वारा जो डार्विनवाद दिया गया वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग ज्यादातर सुनते होंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या सुनते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की भी बात करी है। ठीक है, इन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस की भी बात करी है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात करी है। तो ये सब के सब हो जाएंगे। ठीक है, ये सब के सब हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अच्छा, डार्विन के द्वारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, अच्छा, डार्विन का जो सिद्धांत है डार्विनवाद, इसको प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शनिज्म, ठीक है, कहा जाता है। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, सब सारा का सारा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब देखिए, कहा जा रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? कहा जा रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी हमने आपको बताया कि डार्विन साहब के द्वारा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज लिखा गया है। डार्विन साहब के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है भाई साहब। पुस्तक कौन सा? तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अच्छा, ये देखिए, मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ, मटर का पौधा आपको याद ही होगा। ठीक है, जेनेटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, और हर कुछ पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों का किसी भी तरह से इस क्षेत्र में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, हमने क्या बताया था? लैमार्क साहब के द्वारा जैव विकास को लेकर के सबसे पहला मत, पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क साहब के द्वारा। जैव विकास को लेकर के, इवोल्यूशन को लेकर के, विकासवाद को लेकर के सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया था, सबसे पहले जो बताया गया था, लैमार्क साहब के द्वारा बताया गया था। ठीक है, और इनका जो विकासवाद है, इनको कहा जाता है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। आपको पता भी होगा। ठीक है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, यानी कि क्या कहा जाता है मेरे भाई? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लैमार्क के द्वारा जो जैव विकास का सिद्धांत दिया गया, सबसे पहले उसे उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लैमार्क साहब के द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया है फिलॉसफी, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक, क्या इंग्लिश वाले भी याद रख लेंगे, यही है, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक। और ये लिखा गया था 1809 में, ठीक है, 1809 में। और लीनियस साहब, यहाँ पर एक लीनियस साहब भी है, तो लीनियस साहब को क्यों छोड़ा जाए? जब सबके बारे में बात किया, सब में कद्दू बट रहा है, तो बटना भी, सब कद्दू कट रहा है तो सब में बटना चाहिए। तो चलिए, लीनियस साहब को आपको पता होगा कि यहाँ कहा जाता है, लीनियस साहब को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है लीनियस साहब को, कैरोलस लीनियस साहब को वर्गीकी का जनक, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? लीनियस साहब को कहा जाता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, इतना हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सले ने, या ऑप्शन ई? तो ये डार्विन ने करा है। किसने करा है? डार्विन ने करा है, याद रखिएगा, डार्विन ने। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक मनुष्य यानी कि हम लोग जो जिस प्रकार का हम लोग का स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज, कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वज वानर थे। तो यहाँ पर एक क्रमिक विकास चला है, अलग अलग महाकल्प था, एरा था, कल्प था, आपको पता होगा, प्रोटेरोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, अलग अलग महाकल्प थे। उसमें आपको ये भी पता होगा कि जुरासिक है, क्रेटिसियस है, ट्रियासिक है। तो इस तरह से हम लोग का भी होलोसीन काल में मॉडर्न ह्यूमन हम लोग हैं, होमोसेपियंस। अच्छा, हम लोग से जस्ट पहले का जो मानव था, हम लोग से जस्ट पहले का जो मानव था, उसका नाम क्या दिया गया? तो याद रखिएगा, फ्रांस का एक जगह है जहां पर क्रो-मैग्नन नाम है। फ्रांस का एक जगह है जिसका नाम है क्रो-मैग्नन। अब उस जगह पे एक स्कल मिला, एक कपाल मिला, उस जगह पे एक कपाल मिला, ठीक है। ठीक है, उस जगह पे क्रो-मैग्नन में एक कपाल मिलता है भैया, और क्रो-मैग्नन में जो ये कपाल मिलता है उस जगह पे, तो उसका नाम दे दिया गया क्रो-मैग्नन मानव। अच्छा, उसको जब देखा गया, उसका जब एग्जामिन किया गया, उसको जब टेस्ट किया गया, तो ये पता चला कि अभी जो ह्यूमन मानव, अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है, होमोसेपियंस, इससे जस्ट पहले के समय का, ठीक है, ये मानव है क्रो-मैग्नन मानव। याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। इसको डिटेल में थ्योरी में करवाया जाता है, ठीक है। तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है आर्कियोप्टेरिक्स। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अलग अलग महाकल्प हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? अलग अलग काल हैं, अलग अलग महाकल्प हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको यह पता होगा कि एक आपका क्या है? प्रोटेरोजोइक। क्या है? प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक और मीसोजोइक, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। क्या हो जाएगा? प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। इस तरह से अलग अलग काल हैं, और उसमें भी महाकल्प है, उसमें भी कल्प को बांटा गया है। तो याद रखिएगा इस बात को कि अलग अलग कल्प में बांटे गए हैं। अब देखिए, ये मीसोजोइक काल, ठीक है, मीसोजोइक महाकल्प, क्या इसको? मीसोजोइक महाकल्प है भैया, मीसोजोइक महाकल्प। और मीसोजोइक महाकल्प को भी 3 कल्पों में बांटा गया है, ठीक है। मीसोजोइक महाकल्प को भी 3 कल्पों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या है? ट्रियासिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प, ठीक है, क्रीटेशियस कल्प, ये भी याद रखिएगा, क्रीटेशियस कल्प। अब देखिए, ये मीसोजोइक काल के जुरासिक महाकल्प के जुरासिक कल्प में, मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक कल्प में कहा जाता है, और ऐसा प्रमाण मिला है कि इसी जुरासिक काल में सबसे पहली चिड़िया को देखा गया था। और इसी जुरासिक, आपने मूवी भी देखी होगी, जुरासिक वर्ल्ड, उसमें डायनासोर जो है पूरा इधर उधर जहे मन तहे डायनासोर फैला हुआ है।
तो सबसे ज्यादा डायनासोर का जो स्टडी करा गया है, एग्जामिन करा गया है, जो उसका स्कल या फिर जो भी उसके बोन्स हड्डी जो भी मिले हैं वो इसी काल के मिले हैं, जुरासिक काल के। तो कहा जाता है जुरासिक काल में डायनासोर का जो डेवलपमेंट है वो चरम पे था, सबसे ज्यादा जो डायनासोर जुरासिक काल में ही मिले। उसी समय चिड़ियां भी अलग अलग तरह के थे, बहुत बड़े बड़े चिड़ियां थे, ड्रैगन, आर्कियोप्टेरिक्स। तो याद रखिएगा इसी जुरासिक काल में ये आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है। तो याद रखिएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी यानी कि बहुत ज्यादा पुराना पक्षी जुरासिक काल का ये आर्कियोप्टेरिक्स है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है डायनासोर क्या थे, डायनासोर क्या थे। तो हमने अभी कहा कि डायनासोर क्या थे भैया, मेसोजोइक काल। हमने अभी कहा मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है, अलग अलग महाकल्प होते हैं, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकल्प में हमने क्या बताया आप लोगों को, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक, ठीक है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। तो ये याद रखिएगा, ट्रियासिक काल अभी हमने दिखाया था, ट्रियासिक काल में, मेसोजोइक काल के ट्रियासिक कल्प में, मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, डायनासोर की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा डायनासोर की उत्पत्ति कब होती है, डायनासोर की उत्पत्ति कब होती है। तो याद रखिएगा इस बात को, मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये जो जुरासिक काल है, ठीक है, ये जुरासिक काल में उत्पत्ति के बाद डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इस जुरासिक काल में डायनासोर की। और फिर उसके बाद इस क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल के बाद से, ठीक है, क्रिटेशियस काल में कहा जाता है और ऐसा प्रमाण मिला है कि क्रिटेशियस काल आते आते डायनासोर की विलुप्ति हो जाती है, ठीक है, डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो ये डायनासोर है ये मेसोजोइक, ठीक है, ये मेसोजोइक का एक सरीसृप है, एक रेप्टाइल है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। मेसोजोइक, उसके बाद जुरासिक, उसके 3 काल हैं, ट्रियासिक में उत्पत्ति हुआ और क्रिटेशियस काल आते आते उसकी विलुप्ति हो जाती है, ठीक। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। अब देखिए यहां पर बड़ा फेरा हो गया भाई साहब। यहां पर आप जानते हैं कि फिश को कहा जाता है मछली, क्या कहा जाता है, फिश को मछली। अब स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, अब बताइए इसमें कौन मछली नहीं है। तो आपको बता दें कि पानी में रहने वाला सब जीव मछली नहीं, ठीक, और फिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी कि वो वास्तविक मछली हो, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये जो स्टार फिश है, ये जो स्टार फिश है, ये एक, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो वहां हम पढ़ाएंगे कि एक इकाइनोडर्मेटा संघ है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा क्या है भैया, इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है आपका कौन, स्टार फिश, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है स्टार फिश। तो ये वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली वही होगा जो मेमेलिया ग्रुप के फिशेज यानी कि मछली ग्रुप में पाया जाएगा, और स्टार फिश वास्तविक मछली नहीं है। बाद बाकी सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, वास्तविक मछली है, ये सब आपका वास्तविक मछली है। अच्छा देखिए, और भी कुछ नाम है क्या, और भी कुछ नाम है क्या जिसको हम मछली नहीं कहेंगे। नाम तो मछली जैसा होगा लेकिन क्या उसको मछली नहीं कहेंगे। तो एक तो आपको याद रख लेना है स्टार फिश, एक तो आपको याद रख लेना है स्टार फिश, और उसके बाद याद रखना है कि मोलस्का, हमने क्या कहा था, एक मोलस्का संघ है, ठीक है, एक मोलस्का संघ है। और मोलस्का संघ में कुछ ऐसे मछलियां हैं, ठीक है, मोलस्का संघ के कुछ ऐसी मछलियां हैं जिन्हें कि हम मछली नहीं कहेंगे, मतलब मछली नाम है लेकिन वो मछलियां नहीं है। जैसे कि आपका क्या है, कटल फिश, नाम है फिश लेकिन ये मोलस्का संघ में आता है, कटल फिश याद रख लीजिएगा। उसके अलावे एक आपने सुना होगा मोलस्का में डेविल फिश। अब ये डेविल फिश क्या है, अभी हमने आपको बताया था डेविल फिश, अभी आपको बताया था ऑक्टोपस के बारे में। आप जानते होंगे ऑक्टोपस किस में आता है, इस मोलस्का संघ में आता है, और ऑक्टोपस को ही डेविल फिश भी कहा जाता है। तो बताइए ऑक्टोपस मछली है क्या, नहीं। भले लग रहा है कि फिश लिखा हुआ है, डेविल फिश है, तो बताइए वास्तविक फिश है या नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कटल फिश मोलस्का संघ में आता है, और डेविल फिश ये जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का में आता है, तो ये वास्तविक मछलियां नहीं। अच्छा, ऑर्थ्रोपोडा संघ, आपको पता होगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड लेग्स वाला जो जीव है ऑर्थ्रोपोडा, इसमें भी
इसमें भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका नाम फिश रखा गया है, लेकिन वो ऑर्थोपोडा में आता है तो वो मछली नहीं है। जैसे कि क्रेफिश, जैसे कि क्रेफिश, सिल्वर फिश। देखिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने झींगा मछली खाया है? आप लोगों में से कितने लोगों ने झींगा मछली खाया है? तो ये जो क्रेफिश है, ये जो क्रेफिश है, यही झींगा मछली है। याद रखिएगा, ये जो क्रेफिश है ये झींगा मछली है और वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है, इसीलिए वो वास्तविक मछली नहीं है। तो क्रेफिश, सिल्वर फिश, मोलस्का में कटल फिश, डेविल फिश, इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश याद रख लीजिएगा। और एक आपने सुना होगा जेली फिश के बारे में, लगे हाथों उसे भी देख लीजिए। जेली फिश, और जेली फिश जो है यह भी एक वास्तविक मछली नहीं है। हम पढ़ाएंगे आप लोगों को निडेरिया संघ। निडेरिया संघ जलीय जंतु होते हैं, ठीक है। उसके मुंह पर इस तरह से धागे धागे जैसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं और उसमें आपका ये जेली फिश पाया जाता है। तो जेली फिश भी मछली नहीं है। तो जब आप सुनिएगा स्टार फिश, जेली फिश, क्रेफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, ये सब वास्तविक मछलियां नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक इतना देख लिया, आगे चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा मेमेल कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू या फिर एक व्हेल? तो आपको पता होगा कि जल में रहने वाले सारे तो मछलियां नहीं हैं, कुछ ऑर्थ्रोपोडा के हैं, कुछ निडेरिया के हैं, कुछ साइक्लोस्टेमेटा के हैं, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जल में रहने वाले कुछ मेमेल्स होते हैं, जैसे कि आपका ये व्हेल मछली है। क्या है? ये व्हेल मछली है, जिसमें कि व्हेल मछली, जिसमें कि ब्लू व्हेल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ब्लू व्हेल ये दुनिया का या फिर सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल होता है, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल होता है, याद इस बात को रखिएगा। देखिए, एक होता है स्पर्म व्हेल, ठीक है, एक होता है स्पर्म व्हेल। ब्लू व्हेल, व्हेल मछली के अंदर ही एक स्पर्म व्हेल होता है। और याद रखिएगा, स्पर्म व्हेल जो है, स्पर्म व्हेल जो है ये दांतों वाली सबसे बड़ी व्हेल मछली है, ठीक है। दांतों वाली सबसे बड़ी व्हेल मछली है स्पर्म व्हेल, दांतों वाली सबसे बड़ी। अच्छा, मछली है लेकिन नाम लग रहा है मछली, लेकिन मछली नहीं है, ठीक है, वास्तविक मछली नहीं है, व्हेल है, ब्लू व्हेल, ये स्तनपायी है, मेमेल्स में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो उड़ने वाला स्तनपायी जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकल, चमगादड़। तो यहाँ जो ये चमगादड़ है ना, यह एक स्तनपायी है। देखिए, चाहे आप शुतुरमुर्ग की बात करें, पेलिकन की बात करें, ये सब उड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये जो चमगादड़ जो बैट है ना, ये उड़ने वाला स्तनपायी है भैया, ठीक है, उड़ने वाला स्तनपायी है, फ्लाइंग मेमल है, ठीक है। पक्षी मत बोल दीजिएगा इसको, ठीक है, पक्षी मत, उड़ता तो है लेकिन ये एक स्तनपायी है, स्तनपाइयों के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। आप लोग जल्दी से बताइए कि पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। ये ऑटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑटर। उदबिलाव जिसे कहा जाता है, उदबिलाव आपने देखा भी होगा चिड़ियाघर वगैरह में, ठीक है। उदबिलाव इसी ये आपका नृशंस प्राणी है और यह एक मेमेल है, ठीक है, मेमेल। तो हमने क्या देखा? उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़, हमने ये देखा सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल मछली, ठीक है। और यहाँ पर ऑटर ये नृशंस प्राणी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या बतलाता है? एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया उभयचर, आप सुनते ही क्या समझते हैं? एम्फीबियन उसे कहा जाता है जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशु, यानी कि ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे, एनिमल्स दैट कैन लाइव बोथ इन वाटर एंड लैंड, ठीक है। चलिए ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? कहा जाता है कि हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज कौन थे? वानर थे। तो वानर से मनुष्य को कौन गुण अलग करता है? तो जैसा कि आप हमारे साथ अभी बैठकर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ सीखने की इच्छा है, क्या कोई वानर बैठ करके पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। क्या कोई बनरा आपके बगल में बैठ के पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो जानने की इच्छा है, यही गुण है जो क्या करता है? वानर को ह्यूमन से अलग करता है, ठीक है, वानर को ह्यूमन से अलग करता है। अब लास्ट देखिए, ऑक्टोपस के बारे में हमने अभी कहा था कि ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ के जीव हैं। ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ के जीव हैं। ऑक्टोपस के अलावे याद रख लीजिएगा सीपी, आपने देखा भी होगा, सीपी, घोंघा, ये सब क्या है? मोलस्का संघ के जीव है, ठीक है। अच्छा, अगर मोलस्का संघ के जीव की बात करें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र कैसा होता है?
परिसंचरण तंत्र इसका ओपन परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं, उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गेन, हमारा जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गेन उत्सर्जी अंग है वो क्या है, किडनी है। तो वही यहाँ पर याद रखिएगा, मोलस्का का भी जो मोलस्का का एक्सक्रेटरी ऑर्गेन अगर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि बताइए मोलस्का संघ में जो जीव हैं उसके उत्सर्जी अंग, तो किडनी ही है। ठीक है, किडनी ही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है, ये बताइए तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? ये सब भी आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब भी आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ना होगा। एक कोशिकीय जीव का उत्सर्जी अंग क्या है? ठीक है, अमीबा का उत्सर्जी अंग क्या है? ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप में जो जीव आते हैं उसका एक्सक्रेटरी अंग क्या है? तो अलग अलग जीवों के अलग अलग मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गेन होते हैं। एक्सक्रेशन के आधार पर कि वो क्या एक्सक्रेट कर रहा है उसके आधार पर जीवों को बांटा जाता है। तो हम पूरा थ्योरेटिकल क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब शुरुआत हो चुकी है, तो पहले हम लोग यहाँ पर जिस तरह से एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से, क्रमिक तरीके से विकास करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कदम से कदम मिला करके चीज़ों को कवर करेंगे। और नया साल पर हम पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं, तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल भगवान से दुआ करेंगे कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे और डिजर्विंग होंगे, इतना हम इसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप डिजर्विंग होंगे तो आपको आपका हक जरूर मिले। ठीक है, भगवान से यही दुआ रहेगी। और 2023 में सिलेक्शन पक्का होगा। बस हम लोग आपके साथ मिल करके आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझेंगे कि किसी के सिलेक्शन में हमने अपना योगदान दिया। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।